जब 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं, ये अनुभव करने के लिए कि आप आइए, आप यहाँ पैरा ड्राइविंग कीजिए, आपने खुद उसको अनुभव किया कि कितना सेफ है, कितना एंजॉय होता है, एक रोमांच भरा जीवन। सर कैसे आया, डर नहीं लगा सर? तो मैंने पता किया कहाँ होता है, वहाँ गया और एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ती है इसके लिए। डर के आगे जीत होती है, तो डर तो होता ही है, मनुष्य स्वभाव है। परंतु अगर आप रोमांच लेना चाहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का, तो आपको न केवल उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, कैसे करना है उसको समझना चाहिए, बल्कि फिर अपने डर के आगे आपको निकलना चाहिए। तो मैं 10,000 फीट की ऊंचाई से कूद कर खुद मैंने अनुभव पहले किया, सारी चीज़ों को बारीकियों से समझा कि इतना सेफ होना चाहिए कि हमारा कभी कोई दुर्घटना का इसमें चांस ना रहे। अपने एग्जाम्पल से मैंने करने का प्रयास किया। उसके बाद उसको हमने मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया। कोई गेस्ट अगर आपके यहाँ होम स्टे में आके रुकता है तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे खान पान रखें, क्या रखें। तो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस ग्रामीण परिक्षेत्र में हमने ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से इस्टेब्लिश किया है। 100 से ऊपर होम स्टेज हमारे ऑलरेडी चालू हो गए और अब तो वहाँ विदेशी सैलानी आकर के रुकने लगे हैं। और अब ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं कि वो 2 दिन के लिए बुक करते हैं, 3 दिन के लिए बुक करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं कि हम नहीं हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, हम 1 हफ्ते रुकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव का दायित्व निभा रहे हैं, सीनियर IAS अधिकारी शिवशेखर शुक्ला सर। सर आपका स्वागत है हेडलाइंस इंडिया में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी, किस तरीके से आपने इस पर्यटन विभाग को, इस संस्कृति विभाग को बढ़ावा दिया, इसको प्रोग्रेस किया, क्या कहेंगे सर? देखिए, हम भारत के हृदय प्रदेश हैं और मध्य प्रदेश कई मायनों में एकदम अनूठा प्रदेश है। पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत के दिल होने के नाते हम बहुत ही संवेदनशील प्रदेश भी हैं और पूरे देश में सबसे स्वच्छतम प्रदेश भी हैं और सबसे हरे भरे प्रदेश भी हैं। इतनी सारी विशिष्टताएं लिए हुआ प्रदेश वैसे ही पर्यटन के लिए इतना बड़ा आकर्षण हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ की विरासत, जो हमारे यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें हैं, विश्वविख्यात है। चाहे खजुराहो के मंदिर हों जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हों, या सांची का शांति प्रदान करने वाला स्तूप हो, या भीमबेटका जैसी जगह जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल की रॉक आर्ट पेंटिंग आज भी विद्यमान है। लाखों वर्ष पहले जो हमारे पूर्वजों ने गुफाओं में रहते हुए पेंटिंग किया, अपनी जीवन शैली को प्रदर्शित किया, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये 3 यूनेस्को की बड़ी हेरिटेज साइट्स हमारे प्रदेश में हैं। इसके अलावा पूरा संपदा यहाँ बिखरी हुई है। अमूल्य यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, यहाँ के वन, वो अपने आप में विश्वविख्यात है। वन के साथ साथ जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, हम एक टाइगर स्टेट कहलाते हैं, हम एक लेपर्ड स्टेट कहलाते हैं, हम एक घड़ियाल स्टेट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश में पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। साथ ही साथ अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1952 के बाद जो चीते विलुप्त हो गए थे, वो भी मध्य प्रदेश में ही कूनो नेशनल पार्क में वापस रीइंट्रोड्यूस उनके प्रेरणा से हुए। तो चीता स्टेट भी हम बन गए। इतनी सारी चीज़ों के आकर्षणों के साथ में ये प्रदेश अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही यहाँ की संस्कृति वो भी बड़ी विलक्षण है। यहाँ पे जो जनजाति हमारे भाई बहन हैं, विभिन्न प्रकार के, उनकी कला और संस्कृति के आयाम हैं जो विश्वविख्यात है। चाहे गोंड, भील, भैगा, सहारिया, कोई भी जात लीजिए, उनकी अपनी विशिष्ट कला, उनकी कलाएँ हैं, उनकी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स विश्वविख्यात हैं। उनके डांस फॉर्म्स, उनकी म्यूज़िक, उनका खान पान, ये अपने आप में एक अनूठा और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में अभी भी प्रिजर्व्ड है। तो मध्य प्रदेश में इन आकर्षणों को पर्यटन की दृष्टि से एक सूत्र में पिरोकर कैसे हम उसे आकर्षक बनाएं और पूरे देश और विदेश के पर्यटकों के सामने कैसे उसे प्रस्तुत करें कि जो लोग यहाँ पर आएँ वो ऐसा अनूठा अनुभव लेकर के जाएँ कि उन्हें वो अविस्मरणीय अनुभव उनको मिले। मध्य प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार 3 वर्षों से इसी प्रयास में लगा हुआ है और आज हमें प्रसन्नता है इस बात को बताने में आपको कि डोमेस्टिक टूरिज़्म हो या इंटरनेशनल टूरिज़्म, दोनों तरफ हमारे महत्वपूर्ण कदम हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म में हम पूरे देश में टॉप
3 स्टेट्स में अपना स्थान रखते हैं। और जो फॉरेन ट्रैवलर्स की बात होती है उसमें भी हमारे प्रदेश में हम जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आप पाएंगे कि हमारे बहुत सारे स्थान विदेशी सैलानियों में बहुत लोकप्रिय होने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, जो व्यक्ति या जो भी सैलानी हैं वो घूमने के लिए निकलते हैं, पर्यटन पर निकलते हैं, लेकिन उनके लिए क्या किया, उनके लिए किस तरीके से आपने कार्य को किया है कि कोई होटल ले रहा है या फिर कोई पर्यटन घूमने आ रहा है, उसको सुविधाएं मिले, उसको बेनिफिट सुविधाएं मिले, बेस्ट टू बेस्ट उसको ऑफर्स मिले, बेस्ट टू बेस्ट सुविधाएं मिले, और वो कहीं भी यदि घूमने जा रहा है तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा मेन जो होता है, वो सिक्योरिटी किस तरीके से आपने उसको प्रोत्साहन दिया, आपने बढ़ावा दिया? जी, बहुत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा विषय है जो कि एक विभाग का विषय नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप कहीं भी जाते हैं तो उस स्थान में बहुत सारे शासकीय विभागों का योगदान होता है। जब आप सड़क से ट्रैवल करते हैं तो अच्छी रोड्स होनी चाहिए, किसी स्थान में जाकर के रहते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी सर्विसेज होनी चाहिए, फिर वहाँ पे पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, वो डेस्टिनेशंस जो हमारे हैं बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, बहुत आकर्षक होने चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे गाइड्स आपको उपलब्ध होने चाहिए जो आपको उस स्थान के बारे में बता सकें। यदि हम वन क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत ही फैसिलिटेटिव और बहुत ही सपोर्टिव फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए, बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पे, बहुत इजी टू हैंडल, इजी टू ऑपरेट और इजी टू एग्जीक्यूट प्रिंसिपल्स के तहत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसकी बात हम लोग हमेशा करते हैं, पर्यटकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और मुझे इसीलिए बड़ा ये अच्छा लगता है कि मध्य प्रदेश में सभी विभाग मिल करके इस दिशा में मिल करके काम करते हैं। तो हमारे यहाँ का रोड नेटवर्क आप देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। पूरे प्रदेश में सारे स्टेट हाईवेज़ और नेशनल हाईवेज़, इस समय आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे आपको ट्रेन में भी जाने में ओवरनाइट लगता है, अब आप 4, साढ़े 4, 5 घंटे की डिस्टेंस बाई रोड आप कवर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द रोड्स जो नेटवर्क हमारे पास में है। ट्रेन तो हमारे यहाँ वैसे ही पूरे स्टेट को क्रिस क्रॉस करती है, हृदय स्थल में है। अभी एयर कनेक्टिविटी भी बहुत इम्प्रूव हो गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, सभी एयरपोर्ट्स हमारे दिल्ली और बम्बई वगैरह से जुड़ गए हैं, और भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इन स्थानों पे जितनी भी एयर स्ट्रिप्स हैं उनको फंक्शनल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी एक स्थान से दूसरे स्थान की, उसके लिए भी हमारे प्रयास चल रहे हैं। तो ओवरऑल कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश घूमने आना चाहता है, उसके अलावा जब जाता है डेस्टिनेशन पे तो वहाँ पर उसके बहुत, हमारे यहाँ कोई भी अच्छे होटल जो ग्रुप्स हैं इंडिया के, कोई भी नाम लीजिए, सबकी यहाँ पे उपस्थिति है, प्रेजेंस है। ताज सफारी जो कि नेशनल पार्क के बाद ताज सफारी के जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो मध्य प्रदेश के नाम से ही जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यूनिट्स उनकी मध्य प्रदेश में ही हैं और पूरे देश में कहीं नहीं है। कोई भी ग्रुप का नाम आप ले लें, मैं किसी विशिष्ट एक ग्रुप का नाम नहीं लेता हूँ, सभी के होटल्स, रिजॉर्ट्स यहाँ पे इतने अच्छे हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने कंफर्टेबल हैं और इतने इकोनॉमिकल हैं। सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफेक्टिव है। किसी भी प्रदेश में आप जाएंगे तो आप, ये भी एक फैक्टर है सैलानी के मन में कि हम मध्यम वर्गीय परिवार को भी जी, तो अपने परिवार के साथ आप घूम सकें। बहुत कम कॉस्ट, बहुत इफेक्टिव कॉस्ट रखी गई है। डेस्टिनेशंस में जो मोनूमेंट्स हैं वहाँ बहुत कम टिकट रखे गए हैं। सुंदर म्यूज़ियम हमारे पास उपलब्ध हैं, पूरा संपदा हमारे पास उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों के साथ मिलकर पर्यटन विभाग ने ये संयोजित किया है कि जो पर्यटन स्थल हमारे इतने आकर्षक हों, लोग एक बार आएँ, बार बार आएँ, प्रदेश के एक कोने में आएँ, फिर दूसरे कोने में जाएं और बार बार आते चले जाएं, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है कि उसको एक बार में, 2 बार में, 3 बार में घूमना संभव नहीं है। तो रिपीट ट्रैवलर्स हमारे पास आएँ और हमारे प्रदेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इन सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है। एक महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि बहुत ही हमारे सेफ़ डेस्टिनेशंस हों। तो जी, तो मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में जाना जाता है, शांति का टापू बोला जाता है इसको। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं इतने हॉस्पिटेबल हैं, इतने ज़्यादा अतिथि देवो भव के भाव से प्रेरित हैं कि कोई साधारण व्यक्ति भी किसी से बात करेगा तो वो ऐसा अपनापन सा महसूस करेगा, उसे कभी लगेगा ही नहीं कहीं बाहर है। और हर प्रकार से सहयोग देने के लिए, हर प्रकार से लोगों को सहायता करने के लिए यहाँ के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इन सब चीज़ों के कारण और कुछ प्रयास सरकार ने भी किए, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश में जो डेस्टिनेशंस हैं टूरिज़्म के, वो महिलाओं के लिए सेफ़ रहें।
तो इसके लिए हमने सेफ़ डेस्टिनेशंस फॉर विमेन ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 2 साल पूर्व, और पूरे देश में अनोखा प्रोजेक्ट है और केवल मध्य प्रदेश में चालू है, जहाँ पे हम अधिकाधिक महिलाओं को टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी से संबंधित जो काम होते हैं उनमें बड़े संख्या में ट्रेनिंग दे रहे हैं। 10,000 महिलाओं को हम टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जॉब रोल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, और न केवल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रहे हैं। यानी आर्थिक मदद भी इनको मिलेगी। ना केवल उनको आर्थिक मदद मिलेगी, परंतु हमारे डेस्टिनेशन में फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, अधिकांश जब वो महिलाएं होंगी, तो जो महिला ट्रैवलर हैं, चाहे वो सोलो हों या ग्रुप में हों, वो अपने आप को बेहतर महसूस करेंगी, सुरक्षित महसूस करेंगी। साथ ही टूरिज़्म के दूसरे स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हम कर रहे हैं साथ ही साथ, कि आपको महिला ट्रैवलर या टूरिस्ट के प्रति कितना संवेदनशील रहना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं के प्रति कितना संवेदनशील रहना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस उसने महिला टूरिज़्म चौकियां स्थापित की हैं और हमेशा तत्पर है ऐसी महिला पर्यटकों की सहायता करने के लिए। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। यानी फ्रीली अगर कोई ग्रुप है लड़कियों का, कोई कॉलेज ग्रुप है, कोई स्टूडेंट ग्रुप है, कोई जॉब ग्रुप है, और लड़कियों ने ही एक प्रोग्राम बनाया कि हमें मध्य प्रदेश घूमना चाहिए, तो उनके लिए एकदम सिक्योर और फ्रीली और वुमेन टू वुमेन टॉक बिल्कुल एक तरीके से। एब्सोल्युटली, हम मध्य प्रदेश को वन ऑफ द बेस्ट विमेन ट्रैवलर फ्रेंडली स्टेट बनाना चाहते हैं, और हम उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे कोई भी हमारे परिवार की भी बच्चियाँ, हमारे बहनें, हमारे माताएं कोई भी आती हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ महसूस कर सकती हैं, और इस दिशा में जो मध्य प्रदेश का प्रयास है वो न केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सराहा जा रहा है। सर, एक सवाल ये बनता है कि मध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक प्रदेश है, ऐतिहासिक जगह है। संस्कृति, यहाँ पर तमाम तरीके की जातियाँ, यहाँ पर तमाम तरीके के लोग, और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस तरीके से आप आगे बढ़ा रहे हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और चूँकि हमारे प्रदेश में आप जानते हैं संस्कृति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम हमेशा से होता आया है। वर्तमान में सरकार का ये प्रयास है, जितने भी हमारे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, उदाहरण के तौर पे मैं आपको उज्जैन, जहाँ बाबा महाकाल विराजे हुए हैं ज्योतिर्लिंग, और दूसरे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का उदाहरण देना चाहता हूँ। महाकाल लोक जैसी अवधारणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर लागू किया, और उस महाकाल परिसर में केवल बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद लोग चले जाएं, ऐसा न करते हुए, बल्कि महाकाल से संबंधित, हमारे पुराणों से संबंधित, हमारे संस्कृति और विरासत से संबंधित सभी जानकारियाँ वहाँ के लोगों को, जो आने वाले हैं, उनको मिलें। ख़ास तौर से अगली पीढ़ी, उनको बहुत रुचिकर तरीके से हमारी संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, वो संस्कृति से जुड़ें, अपनी जड़ों से जुड़ें। इसलिए पूरा कायाकल्प कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितनी तकलीफ़ें उठा के आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, उन्हें बहुत सुविधाजनक वातावरण मिले वहाँ पर, बहुत सुरम्य और सुगम्य, बहुत ही अच्छे तरीके से वो दर्शन कर पाएँ बिना किसी तकलीफ़ के। साथ ही वहाँ पे महाकाल लोक में विचरण करके वहाँ के इतिहास को समझें, देखें। बहुत अच्छा सुंदर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम एक बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस प्रकार से उज्जैन को पूरा कायाकल्प कर दिया गया। अब दूसरा हमारा कायाकल्प ओंकारेश्वर महाराज जी के यहाँ ज्योतिर्लिंग में हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको अपने गुरु गोविंद भगवत पाद जी ओंकारेश्वर में मिले थे, वो 11 वर्ष की आयु में कलाडी केरल से हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके उस ज़माने में 700, 800, 8वीं शताब्दी में यहाँ आए थे, उनको उनके गुरु मिले थे, और यहीं से फिर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और सनातन धर्म की जो स्थापना की, आज भी उसका हम स्वरूप देखते हैं। आज जो हम हैं, भारतवर्ष है, ये बिना जगत गुरु शंकराचार्य जी के नहीं हो सकता था। तो उनके उस योगदान को भारतीय जनमानस में दोबारा उसकी प्रेरणा जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी परियोजना एक वहाँ लागू की जा रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक बहुत भव्य प्रतिमा का अनावरण अभी 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साधु संतों के द्वारा, पूरे देश विदेश से जो आ रहे हैं मनीषियों के द्वारा, उनकी उपस्थिति में किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर हमारे वेदांत और अद्वैत दर्शन, उसका जो क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्या उसका रिलेवेंस है, आज के साइंटिफिक डेवलपमेंट में आज जहाँ पे हम साइंस पहुँच रही है, वो तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाई है जहाँ तक हमारा अद्वैत पहले से पहुँचा हुआ है। इन सब को हमारी अगली पीढ़ी तक सही तरीके से प्रदर्शित करने के लिए, जोड़ने के लिए
बहुत सुंदर एक अद्वैत लोक वहाँ बनाया जा रहा है। अल्ट्रा मॉडर्न म्यूज़ियम एक बनाया जा रहा है जहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, लेज़र शो, बहुत सारी गैलरीज़, एक माया गैलरी, एक थिएटर, एक बहुत सुंदर पिक्चर मूवी, ये सब बना करके उसके अंदर से जब निकलेंगे तो हमारे जो पारंपरिक सनातन ज्ञान है हमारा, जो कि हमेशा से एक मतलब पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भारतवर्ष का रहा है, उसके बारे में प्रेरित होकर लोग निकलेंगे और जानेंगे, जुड़ेंगे, समझेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे और यह गौरव का अनुभव करेंगे कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ जिसने पूरी दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया जिससे दुनिया की समूल समस्याओं का निराकरण हो सकता है। आज जो द्वंद्व मचा हुआ है पूरी दुनिया में, वो द्वंद्व को समाप्त किया जा सकता है। शांति का, प्रेम का, सौहार्द का, एकात्म का वातावरण हो सकता है। ये संदेश ओंकारेश्वर वो भूमि बनने वाली है जहाँ से पूरे विश्व को ये संदेश जाएगा। तो ये जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं मध्य प्रदेश सरकार जिस शिद्दत के साथ उनको कर रही है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और चारों ओर अप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारे सभी धार्मिक स्थानों में हम यह प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो देवी लोक हो, चाहे वो छिंदवाड़ा में हनुमान लोक हो, चाहे वो सागर में संत रविदास लोक हो, चाहे वो भोपाल में महाराणा प्रताप लोक हो, या जबलपुर में रानी दुर्गावती लोक हो। ये जितने भी प्रेरणादायक लोग हमारे सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है उसके अहम जिन्होंने किरदार निभाया अपने जीवन में, जो उन्होंने योगदान दिया, उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से इन सभी स्थानों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, पुनरुत्थान किया जा रहा है, जो कि न केवल पर्यटन बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से एक नई जन चेतना जगाने का काम करेगी। यानी कि अगर मैं अपने बच्चे को, वो 5 साल, 7 साल, 8 साल का है, उसको घुमाने लेकर आता हूँ या कोई भी अपने फैमिली को यहाँ पर लेकर आता है, तो महज वो सिर्फ महाकालेश्वर या ओमकारेश्वर के दर्शन नहीं करके जाएगा। उनको ये पता लगेगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, किन साधु संतों ने इस संस्कृति को संभाले रखा, किन साधु संतों की वजह से आज हमारा देश जो है वो सांस्कृतिक पूरी दुनिया में माना जाता है। जी बिल्कुल, और यही प्रयास है और हमारे अगली पीढ़ी जो है उनमें एक गर्व का अनुभव होना चाहिए। हमारे आप मोनूमेंट्स देखिए, आप खजुराहो के मंदिरों में जाइए, अब कल्पना कीजिए कि हजार वर्ष पूर्व जब तो जेसीबी और ये मशीनें और क्रेन नहीं होती थी, कैसे पत्थरों को कहाँ से लाया गया होगा और इतने विशाल मंदिरों को इतनी कारीगरी के साथ आज भी जो विस्मृत कर देता है, कैसे बनाया गया होगा, कितने हजारों लाखों लोगों का उसमें योगदान रहा होगा। तो क्या हमें ये गौरव से नहीं भर देता कि ऐसी हमारा इतिहास, गौरवमयी इतिहास जो आज भी पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाइए, उनके ऐतिहासिक जगहों में जाइए, 200, 400, 500 साल के आगे का इतिहास देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको हजारों वर्ष पुराने मंदिर, पत्थरों में जो काम किया गया है, आज भी अपनी गौरव गाथा गा रहा है। आप भीमबेटका की जो हमारी रॉक आर्ट केव्स हैं वहाँ जाइए, देखिए वहाँ पर विभिन्न समयों में, केवल प्रागैतिहासिक काल में नहीं, प्री हिस्टोरिक ही नहीं, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, हिस्टोरिक पीरियड में सभी ज़माने के लोगों द्वारा की गई पेंटिंग्स वहाँ पे आज हमें देखने को मिलती हैं। ये एक विशिष्ट बात है उन केव्स की। यानी जो आगे का पीरियड आया, जैसे 500 साल बाद वाला मानव आया, तो उसने 500 साल पुरानी वाली पेंटिंग को मिटाया नहीं, उसने अपनी भी पेंटिंग की। फिर 500 साल बाद वाला मानव आया, उसने अपनी पेंटिंग की। फिर 10,000 साल बाद वाला मानव आया, उसने अपनी पेंटिंग की। माने आप तो इमेजिन नहीं कर सकते कि हमारा ये ऐसा इतिहास रहा है, हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे इतने बड़े दिल के थे, और वो सारी रॉक आर्ट, उसके माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, आज भी ये रिसर्च का विषय है और पूरे दुनिया से लोग आते हैं और विस्मृत होकर के इन चीज़ों को देखते हैं। और ये पूरा संपदा हमारे पूरे प्रदेश में बिखरी पड़ी हुई है। आप केवल भीमबेटका ही क्यों, आप विदिशा, रायसेन जिला, सागर जिला, अब मंदसौर जिला जाइए, चतुर्भुज नाले के पास जाइए, मीलों तक आपको ये केव्स, रॉक आर्ट केव्स मिलेगी। पचमढ़ी चले जाइए, टाइगर जो सतपुड़ा टाइगर पार्क नेशनल पार्क है, वहाँ अंदर चले जाइए। ये विस्मृत करने वाला इतिहास आज भी हमारे प्रदेश में हमने संरक्षित करके रखा है आगे की पीढ़ी के लिए। ऐसे ही यहाँ की जो जियोलॉजिकल वंडर्स हैं,
आप जब नर्मदा के किनारे भेड़ा घाट में खड़े होते हैं तो आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो जो मार्बल रॉक्स वहाँ की हैं, वो पूरी दुनिया में एक ही स्थान है जबलपुर में भेड़ा घाट, जहाँ पे उस प्रकार के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में अकेला स्थान है। वो नर्मदा जी जब वो अमरकंटक से निकलती हैं, कल कल कर बहती हुई अपना स्वरूप प्राप्त करते हुए और विस्तार करते हुए आगे बढ़ती हैं, तो नर्मदा वैली में इतना सारा इतिहास वो समेटे हुए हैं अपने आप में नर्मदा मैया की। वो देख करके जो लोग आते हैं, जो समझते हैं, वो विस्मृत हो जाते हैं। मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें इस चीज़ को, हमारी अगली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले, समझे, जाने और उसका उपयोग करे, अपनी नॉलेज बढ़ाए। इसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहा है। अभी आप 23 सितंबर को देखिएगा, एपिक चैनल में एक हमने उनके साथ में मिल करके एक जियोलॉजिकल वंडर्स ऑफ मध्य प्रदेश करके एपिसोड बनाया है। वो 23 को और फिर 27 को रिपीट होगा। उसके बाद फिर दूसरा एपिसोड भी बहुत जल्दी अगले हफ्ते ही आएगा। ऐसे डिस्कवरी चैनल के साथ हमने रॉक आर्ट ट्रेल का पूरा एक मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा एपिसोड बनाया है, जो देशों में और विदेशों में सब जगह दिखाएंगे। तो हम बहुत सुंदर म्यूज़ियम्स बना रहे हैं। भेड़ा घाट पे मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI भारत सरकार के साथ में मिलकर के एक भव्य म्यूज़ियम बना रहा है, जहाँ पे मध्य प्रदेश की जियोलॉजी जो यूनिक है उसके बहुत ही रुचिकर तरीके से समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा, एक्सपीरियंस कराया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बेसाल्टिक कॉलम का पूरा पहाड़ है। एक स्थान है देवास ज़िले में, वहाँ पे पूरे पहाड़ में आपको ऐसा लगेगा कि बिजली के खंभे पड़े हुए हैं लाखों की संख्या में। एक्चुअली वो बेसाल्ट रॉक है, जो कि कभी अर्थक्वेक और जो हमारे ज्वालामुखी फटने के बाद वो रॉक जब जम गई तो वो कॉलमनर फॉर्म में जमी। पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं। इनको हमें आगे पहुंचाना है। एशिया का सबसे बड़ा मीटियोरिक क्रेटर, यानी जब बाहर का बड़ा कोई मीटियोर आकर के स्पेस से अर्थ में टकराता है तो बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ऐसा सबसे बड़ा क्रेटर हमारे शिवपुरी ज़िले में ढाला नामक स्थान पे है। हम लोग कितने लोग जानते हैं? ये सारे हमारे हिडन वंडर्स हैं, हिडन ज्वेल्स हैं। इन्हें पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए, सारे जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनको बताने के लिए, प्लस नए लोगों की भी रुचि जागृत हो कि हमारा प्रदेश कितना समृद्ध प्रदेश है, चाहे इतिहास की दृष्टि से हो, चाहे नेचर की दृष्टि से हो, चाहे स्पिरिचुअलिज्म की दृष्टि से हो। ये अपने आप में अद्वितीय है। एक ही प्रदेश में इतनी सारी चीज़ें असंभव है किसी और प्रदेश में ढूंढ पाना। तो इसलिए मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश केवल किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़ों तक परिवार के सब सदस्यों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और जब आप आते हैं तो आप यहाँ पे खो जाते हैं और फिर बार बार आते हैं। और अभी बहुत जल्दी हम एक टीवी कमर्शियल भी लॉन्च कर रहे हैं। आज हमने लॉन्च कर दिया है डिजिटल फॉर्मेट में। उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि एक जन्म काफ़ी नहीं है मध्य प्रदेश को जानने के लिए, आपको बार बार आना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि जवानों के लिए आपने वो कर दिखाया। एक सीनियर IAS ऑफिसर जब 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं, ये अनुभव करने के लिए कि आप आइए, आप यहाँ पैरा ड्राइविंग कीजिए। आपने खुद उसको अनुभव किया कि कितना सेफ है, कितना एंजॉय होता है, एक रोमांच भरा जीवन। सर, कैसे आया? डर नहीं लगा सर? देखिए, मेरे पास पर्यटन विभाग की भूमिका है और एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और हमने स्काई डाइविंग यहाँ पर करने का सोचा। तो स्काई डाइविंग इंडिया में बहुत एक ही दो जगह पे होती है। और स्काई डाइविंग में 10,000 से 13,000 फीट तक ऊपर हवाई जहाज़ में ले जा करके फिर हम जंप करते हैं, पैराशूट जंप करते हैं। तो मुझे लगा मैं अपने प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस करूं और उसमें निहित क्या खतरे हैं, क्या रोमांच है, ये मैं खुद ना जानूं और दूसरों को केवल प्रेरणा दूं, तो ये तो कोई बात बनी नहीं। पहले जब मैं नहीं खुद करूंगा तो दूसरों को कैसे विश्वास होगा कि ये करना है और सेफ़ है और बहुत रोमांचकारी है। तो मैंने पता किया कहाँ होता है, वहाँ गया और एक्चुअली हिम्मत जुटानी पड़ती है इसके लिए। डर के आगे जीत होती है, तो डर तो होता ही है, मनुष्य स्वभाव है। परंतु अगर आप रोमांच लेना चाहते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का, तो आपको न केवल उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, कैसे करना है उसको समझना चाहिए, बल्कि फिर अपने डर के आगे आपको निकलना चाहिए। तो मैं 10,000 फीट की ऊंचाई से कूद कर खुद मैंने अनुभव पहले किया, सारी चीज़ों को बारीकियों से समझा कि इतना सेफ़ होना चाहिए कि हमारा कभी कोई दुर्घटना का इसमें चांस ना रहे। अपने एग्जाम्पल से मैंने करने का प्रयास किया।
उसके बाद उसको हमने मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया और मुझे बहुत खुशी है कि वो स्काई डाइविंग के अभी हमने 2 एपिसोड्स किए हैं उज्जैन में और भोपाल में गत 2 वर्षों में, और वो ओवर बुकिंग होती है और उसमें पैसा भी बहुत लगता है। 28 से 30 हज़ार रुपये का एक बार में डाइविंग होता है। वो 5 मिनट का ही एक्सपीरियंस होता है, मगर वो एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे यंग लोग, एजड लोग, इवन वृद्ध लोग वो लाइन लगा के खड़े होते हैं कि साहब हमें एक बार मौका दे दीजिए। इतना एंथुजियाज़म है, ख़ासतौर से हमारे यंग लोगों में इतना एंथुजियाज़म है। और ये सारे दोनों वर्जन्स जो हमने किए यहाँ पे इतने सक्सेसफुल रहे कि हम इसको एक परमानेंट एक्टिविटी के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे ही एडवेंचर में और बहुत सारे हम काम जो कर रहे हैं, ऐसे स्क्यूबा डाइविंग है, जिसमें पानी के नीचे 30 से 40 फीट तक नीचे ले आते हैं। हमने ओंकारेश्वर में सैलानी आइलैंड पे हमारा जो एमपी टूरिज़्म की अपना होटल रिजॉर्ट है, वहाँ पे हमने स्कूबा डाइविंग शुरू करी है। वहाँ पे लोग आते हैं और वो नीचे पानी के अंदर स्कूबा डाइविंग करते हैं, और वहाँ नीचे सबमर्जेंस में एक मंदिर है, वहाँ जाकर मंदिर दिखता है। इस प्रकार के अनूठे अनुभव जो कि आपको दुनिया में कहीं और जाएंगे करने तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसे बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे और बहुत सेफ़ तरीके से कैसे किया जाए, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पर्यटन ने ये काम हाथ में लिया है। और मेरा दायित्व रहता है प्रमुख सचिव के रूप में कि पहले मैं खुद टेस्ट ड्राइव करूं, तब मैं दूसरों को कहूं कि आइए और इसको करिए। सर क्या कहेंगे, कोविड आया, कोरोना आया, बड़े बड़े देशों की कमर तोड़ दी, टूरिज़्म के हिसाब से एकदम कह सकते हैं कि तो शून्य की तरफ चले गए थे जो राज्य थे या देश थे। आपने इससे कैसे उभरे आप सर? कितनी संघर्ष का वो वक्त था कि टूरिस्ट को वापस लेकर आना मध्य प्रदेश में, रेवेन्यू को गवर्नमेंट की बढ़ाना और टूरिस्ट को ये भी सिक्योर करना कि आप आइए, कोविड ख़त्म हो चुका है, आप आइए फिर से एंजॉय कीजिए। देखिए, ये कोविड जो है हम सब के लिए चुनौतियाँ तो लेके आया ही था, मगर साथ ही साथ हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आया। कोविड काल में हमने समझने का प्रयास किया कि जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो हमारा पर्यटन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए। देखिए, पर्यटन आप कुछ भी कहें, जब आप ट्रैवल करते हैं तो पोल्यूटिंग तो होता ही है, चाहे आप हवाई जहाज़ से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे कार से जाएं, कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना कहीं पोल्यूशन में अपना योगदान देते हैं। परंतु ये कितना इफ़ेक्टिव वो लोग इससे कैसे सीख लें कि हम जब एक तरफ फुटफॉल बढ़ाने की बात करते हैं तो हम दूसरी तरफ साथ ही साथ बड़ी सोच रखें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की। और मध्य प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ सोचा है इस बारे में, बहुत कुछ समझा है और बहुत कुछ किया है। हमने ये प्रयास किया कि हमारे टूरिज़्म डेस्टिनेशंस जो हैं वो क्राउडेड ना हो, ओवर क्राउडिंग ना हो, वहाँ पे वातावरण स्वच्छ रहे, एनवायरनमेंट स्वच्छ रहे, और जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं टूरिज़्म में उनमें सेंसिटाइजेशन हो, चाहे वो ट्रैवलर्स हों, पर्यटक हों, या वो सर्विस प्रोवाइडर्स हों, दोनों लोग ये समझें कि हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमली कैसे यूज़ करना है। तो उस दिशा में हमने एक अपने यहाँ वर्टिकल क्रिएट किया मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड में। इसका नाम है रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, यानी टूरिज़्म मगर एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से। तो एक और तो ये हमने दृष्टि रखी, दूसरी ओर हमने दृष्टि रखी कि टूरिज़्म केवल बड़े लोगों का खेल नहीं होना चाहिए, धनाढ़ लोगों का खेल नहीं होना चाहिए। बड़े होटल ग्रुप्स, रिजॉर्ट्स और बड़े लोग जो वहाँ जाके रुकते हैं, बहुत बड़े बड़े किराया दे सकते हैं, केवल उनका खेल नहीं होना चाहिए। ये खेल ऐसे भी लोगों का होना चाहिए जहाँ पे गांव के लोग भी इससे जुड़ सकें, सीधे जुड़ सकें, कम आमदनी वाले लोगों को भी लुत्फ़ वो भी उठा सकें। तो हमने एक ग्रामीण पर्यटन परियोजना रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के अंतर्गत शुरू की, और बहुत खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतना अच्छा प्रतिसाद इसमें मिल रहा है। लगभग 120 गाँव में हम 1000 ग्रामीण होम स्टेज़ बना रहे हैं, रूरल होम स्टेज़ बना रहे हैं। ये उन्हीं ग्रामीणों के घरों में 2 या 4 कमरे बहुत ही अच्छे, आरामदायक और सुविधा से युक्त वहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको घर बनाने में, और घर भी ऐसे हैं जो कि सस्टेनेबल हैं, लोकल मटेरियल से बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के, लोकल आर्किटेक्चर के, वहाँ की लोकल पेंटिंग, वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले, वही लोग बना रहे हैं। उनको केवल हम अच्छे लोगों के साथ में समन्वय करके उनका घर बनवा रहे हैं, उनको थोड़ी आर्थिक सहायता भी उसके लिए दे रहे हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि कोई गेस्ट अगर आपके यहाँ होम स्टे में आके रुकता है तो आप उसके साथ कैसे व्यवहार करें, कैसे खान पान रखें, क्या रखें। तो एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस ग्रामीण परिक्षेत्र में हमने ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से इस्टेब्लिश किया है। 100 से ऊपर होम स्टेज हमारे ऑलरेडी चालू हो गए,
और अब तो वहाँ विदेशी सैलानी आकर के रुकने लगे हैं। और अब ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं कि वो 2 दिन के लिए बुक करते हैं, 3 दिन के लिए बुक करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं कि हम नहीं हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, हम 1 हफ्ते रुकेंगे। उन्हीं ग्रामीणों के साथ जिनके घर में होम स्टे हैं, वो खाना बनाते हैं चूल्हे में बैठ के, खेत में जाते हैं, सब्जियां तोड़ के लाते हैं, बाग में जाते हैं, फल चुनते हैं, उनके खेत में जाके सीखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है ना, ट्रैक्टर कैसे चलता है, सोइंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। गाँव का कल्चर, वहाँ का संगीत, लोक संगीत, कला, वो सब सीखते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वहाँ के सोविनियर आइटम्स हमने डिज़ाइन किए हैं गांव वालों के साथ ही बैठ करके, जिसको रिस्पॉन्सिबल सोविनियर का नाम दिया है। वो गांव वाले ही बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, मगर इतने आकर्षक रुचिकर वो सोविनियर्स होते हैं, अपने साथ लेकर के वापस जाते हैं। तो ग्रामीण पर्यटन रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो ओवर क्राउडेड नहीं होंगे, जितने ट्रैवलर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे बड़े एरिया में, क्योंकि गांव ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है। और गांव की जो एक सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि हमारे गांव जो हैं वो 2, 4, 10, 100 सालों के नहीं हैं, हज़ारों वर्ष से हमारे गांव हैं और ऐसे ही हैं। वो सिखाते हैं लोगों को मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ कैसे रहा जाए, सस्टेनेबल वे से कैसा रहा जाए। तो वो, और हमारे यहाँ की कला संस्कृति, हमारे धार्मिक अनुष्ठान, हमारे यहाँ परिवारों में जो एक दूसरे के प्रति आदर का भाव है, बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, ये सब जो आज के वर्तमान युग में शहरों में रहने वाले लोग हैं जाकर देते हैं, तो वो बहुत ही उनके लिए नया अनुभव होता है। और विदेशी सैलानी तो पूरे उसमें खो जाते हैं आकर के, वो जाना ही नहीं चाहते वापस। तो ग्रामीण पर्यटन, रिस्पॉन्सिबल पर्यटन, ये हमारा एक बड़ा प्रयास है कि हमारे प्रदेश में पर्यटन से और अच्छे इम्पैक्ट आए, अच्छा इम्पैक्ट निकले, वातावरण हमारा सुरक्षित रहे, हमारे सफाई स्वच्छता सुरक्षित रहे, हमारे आचार विचार, हमारी संस्कृति सुरक्षित संरक्षित रहे, और हमारे जो आगे की जनरेशन है वो उससे कुछ सीखे। साथ ही साथ सामुदायिक भागीदारी भी उसमें हो, पर्यटन का लाभ सीधे समुदाय तक पहुँचे, महिलाओं तक पहुँचे, जो गांव में काम करने वाले लोग हैं उन तक पहुँचे, सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो टूरिस्ट गाइड हो, चाहे वो जिप्सी ड्राइवर हो। हमने महिलाओं के पर्यटन वाला जो हमने प्रोजेक्ट किया, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग दी। अभी आप नेशनल पार्क में जाएंगे, बहुत सारे जिप्सी के ड्राइवर आपको महिलाएं मिलेंगी, वो आपको सफारी पे ले जाएंगी, टाइगर के दर्शन कराएंगी, वो आपको जंगल के पेड़ों के बारे में बताएंगी, ये अमुक पेड़ ये है, अमुक जानवर ये है, वो आपको बहुत रुचिकर तरीके से गाइड करेंगी। हमारे पर्यटक स्थलों में जाएंगे, वहाँ पे आपको विमेन टूरिस्ट गाइड्स मिलेंगी। हमारे यहाँ कई पर्यटक स्थलों में जाएंगे, वहाँ पे ई रिक्शा चलाने वाली महिलाएं मिलेंगी, वो आपको सैर कराएंगी, बताएंगी। ये शोकेस करता है कि मध्य प्रदेश न केवल बहुत सुरक्षित है, बल्कि वो ये ध्यान रखता है कि हम समुदाय को और हमारे सभी वर्गों को जोड़ करके पर्यटन को एक कैसा बढ़िया आनंददायक स्वरूप दे सकते हैं, ये करने का प्रयास हमने किया है। क्या अपील करना चाहेंगे सर, लाखों लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा, मध्य प्रदेश एक अनूठा प्रदेश है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में आने के बाद ऐसा अनुभव करेंगे कि ये एक स्वर्गिक आनंद की अनुभूति होगी आपको। और जब आप यहाँ किसी भी जगह जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, चाहे रोड से ट्रैवल करें, किसी भी माध्यम से ट्रैवल करें, तो आपको लगेगा कि इतना शांत, सुरम्य और आपके दिल को सुकून देने वाली जगह है ये। यहाँ के लोगों से जब इंटरेक्ट करेंगे, इतने सिंपल, इतने आतिथ्य परक लोग हैं कि आप वो भूल नहीं पाएंगे। यहाँ का खान पान, यहाँ के व्यंजन, ये अपने आप में पूरे दुनिया के लोग यहाँ के व्यंजन को मतलब उसकी तारीफ़ करते हैं जब भी आते हैं। यहाँ का क्लाइमेट, इतना सुंदर क्लाइमेट है। जो लोग भोपाल नहीं आए कभी, उन्हें शायद अंदाज़ ही नहीं होता है कि भोपाल इतना सुंदर, हरा भरा, ग्रीन। यहाँ भोपाल शहर इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे कभी आज तक हमने जाम नहीं देखा, ट्रैफिक जाम नहीं देखा। हरियाली से भरा, सुंदर हमारे बड़े बड़े तालाब, झीलें, इतना आसपास ऐतिहासिक आकर्षण की जगह हैं। एक तरफ सांची है 40 किलोमीटर, एक तरफ भीमपेटका है 50 किलोमीटर, और दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। किसी भी कोने में जाएं आपको ऐसे स्थान देखने को मिलेंगे। तो यहाँ की विरासत, मध्य प्रदेश अगर आप आते हैं तो आप अपने परिवार के साथ आइए और यहाँ की जो ऑथेंटिक टूरिज़्म के जो ऑफरिंग्स हैं, आकर्षण हैं, उन्हें एंजॉय कीजिए। और मेरा विश्वास है एक बार आप आएंगे तो आप बताते नहीं दूसरों को थकेंगे कि कितनी अच्छी जगह मैं गया था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप यहाँ बार बार आएंगे। मैं आपका
मध्य प्रदेश पर्यटन की ओर से, संस्कृति की ओर से स्वागत करता हूँ और मैं सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहूँगा, जैसा हमारा दायित्व है कि यहाँ पे सुरक्षित पर्यटन हो, आकर्षक पर्यटन हो, आनंददायक पर्यटन हो, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विलक्षण जो आतिथ्य सत्कार की भावना है उसका लाभ सभी पर्यटकों को मिले। मैं आप सबको मध्य प्रदेश आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो हमारे साथ सीनियर IAS सर हैं जिनका कहना है कि आप आइए, आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर मेरी राय जरूर रखिए।